स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। बड़ी बात रिटायरमेंट एज को लेकर करेंगे। क्लास 4 के कर्मचारी डिमांड उठा रहे हैं कि 58 से 60 वर्ष इनकी रिटायरमेंट एज की उम्र कर दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है, लेकिन सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए एक नया पहलू या ये कह सकते हैं नया रास्ता यहां सरकार की ओर से खोजा गया है। जानकारी बारीकी से हम आपको देंगे। दूसरी बड़ी बात हम राज्य चयन आयोग को लेकर करेंगे। यहां सचिव ने अपना पद संभाल लिया है और पद संभालने के बाद यानी कि ये जिम्मेदारी लेने के बाद उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, बेरोजगार युवाओं को एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। ये भी अपडेट बारीकी से हम आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी बात मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर करेंगे। सुधार इसमें आ गया है। आज अपने सरकारी आवास में होते हुए ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से क्या कुछ कार्य किए गए हैं, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक पिछले कल हुई है और इसमें वेटनरी असिस्टेंट्स को लेकर कुछ जरूरी निर्देश विभाग को दे दिए गए हैं। अगली कैबिनेट में मामला लाया जा सकता है। फिलहाल अगली कैबिनेट में मामला लाने से पहले विभाग को क्या कुछ बदलाव करने के लिए कहा गया है, ये भी जानकारी बारीकी से इसी बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 25 सितंबर के बाद मौसम करवट बदलेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है और इस बार देरी से मॉनसून अब विदाई लेने वाला है। 4 रोज पहले कुछ और शब्द मौसम विज्ञान केंद्र के थे, लेकिन रोजाना इसमें क्योंकि अपडेट बदल जाती है, मौसम को लेकर अब जानकारी ये आई है कि देरी से भी इस बार मॉनसून विदाई ले सकता है क्योंकि 25 के बाद फिर एक दफा मौसम यहाँ करवट बदलने वाला है। तीसरी बात उन छात्रों से जुड़ी करना चाहेंगे जिनकी स्कॉलरशिप पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। ये संख्या कम नहीं है, बल्कि यहाँ 11,024 के करीब ये संख्या बताई जा रही है जिनकी स्कॉलरशिप पर खतरा मंडरा रहा है। ये दरअसल स्टेट और सेंटर से मिलने वाली छात्रवृत्ति है। इसमें पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। इतने सारे छात्रों की छात्रवृत्ति पर खतरा इस वजह से मंडराया है क्योंकि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से नहीं दिए हैं और कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड ही लिंक नहीं किया है बैंक अकाउंट के साथ। बड़ी वजह हालांकि यही है, इन्होंने अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया है। 2 साल बीत गए हैं। अब कुछ दिन और दिए गए हैं इन छात्रों को कि समय रहते ही ये बैंक अकाउंट अपने आधार से लिंक करवा ले, नहीं तो आने वाले समय में इन्हें छात्रवृत्ति से भी वंचित रहना पड़ सकता है। 2022-23 में ये केवल 3,405 के करीब छात्र थे जिन्होंने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया था बैंक अकाउंट के साथ। फिर 2023-24 में ये संख्या 3,144 के करीब हो गई और इसी तरह से अगर हम पोस्ट मैट्रिक की भी बात करें तो वर्ष 2022-23 में 2,708 के करीब ये छात्रों की संख्या थी। 2023-24 में 1,767 छात्रों ने आधार को लिंक नहीं किया है बैंक अकाउंट से। इससे पहले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर ये जानकारी हमने दी थी जिसमें 2022-23 में 3,405 छात्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये नियम फॉलो नहीं किया है और फिर 23-24 में 3,144 इन छात्रों की संख्या थी। तो ये पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं और अपनी तरफ से हिदायत देना चाहेंगे उन छात्रों को जिन्होंने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, आने वाले दिनों में करें, नहीं तो स्टेट और सेंटर से मिलने वाली स्कॉलरशिप से इन्हें वंचित रहना पड़ेगा। देखिए, कराड़ा घाट में जो नेशनल हाईवे बहाल हो गया था, ये दरअसल शिमला मटौर नेशनल हाईवे है और 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा कराड़ा घाट में क्योंकि मलबा नीचे आ गया था पहाड़ी से, मलबा बहुत ज़्यादा था। मलबे को ठिकाने लगाने के लिए एक लोकेशन भी यहाँ ढूंढनी पड़ी। फिलहाल दाड़ला घाट में जो डंपिंग जोन बनाया गया है वहीं मलबा गिराना पड़ा क्योंकि भारी मलबा था, आसपास कहीं भी ऐसे नहीं इसे गिराया जा सकता था। आवाजाही यहाँ ठप हो गई थी, लेकिन आज दोपहर 2 बजे के बाद वाहनों का चलना वहां पर शुरू हो गया है और यहाँ वाया पिपलू घाट ही लोगों को सफर करना पड़ रहा था, यानी कि शिमला तक वाया पिपलू घाट पहुंचना पड़ रहा था। लेकिन अब इसी मार्ग से अपनी आवाजाही अब लोग आने वाले दिनों में जारी रख सकते हैं। हालांकि आज से ही आवाजाही शुरू हो गई है। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए NHAI की ओर से कुछ एक बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जरूरी बैठक ली है। ये दरअसल स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर नीति कैसे लागू की जा सकती है, शिमला में इस पर मीटिंग हुई है। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो बाहरी राज्यों से यहाँ लोग पहुंचे हैं या विशेष समुदाय के लोग हैं, अवैध रूप से अपनी दुकानें चला रहे हैं, इन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर जब मामला गरमाया तो स्ट्रीट वेंडर्स की बात भी हुई और उसके बाद स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लागू की जाएगी, ये मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया था सेशन में। आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पर बैठक बुलाई थी और इसमें मेयर और जो शिमला शहरी से एमएलए हैं वो भी मौजूद थे। इसमें सभी की राय ली गई है कि कैसे फिलहाल ये नीति लागू करनी है और किस तरह की नीति होनी चाहिए। माना जा रहा है कि 2014 में जो केंद्र सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर के लिए नीति बनाई गई थी उसे ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें चिन्हित जगहों पर स्पेस भी दिया जाएगा। यदि एक जगह से उन्हें उठाना पड़े तो दूसरी जगह पर ज़रूरतमंद लोगों को बैठने की जगह दी जाएगी ताकि उनके धंधे पर, कारोबार पर कोई किसी तरह का असर ना पड़े। और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के लोग भी हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं करवाई थी और विशेष समुदाय के भी कई लोग हैं। लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी अन्याय हो। ये बात भी सही है कि अगर अवैध निर्माण है तो उसे हटाया जाएगा, फिर चाहे वो मस्जिद में हो या किसी भी भवन में हो या फिर दुकान भी अवैध रूप से लगाई गई हो तो उसे भी हटाया जाएगा। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति ज़रूरतमंद है तो उसके लिए रास्ता भी निकाला जाएगा, ये उन्होंने बात कही। देखिए 1060 के करीब स्ट्रीट वेंडर यहाँ पंजीकृत है। इसमें 540 के करीब लोग ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से बैठे हुए हैं। संख्या फिलहाल अभी तक ये सामने आई है। लेकिन स्ट्रीट वेंडर के लिए जो सर्वे करवाया गया था उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं और इन त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, ये भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक ब्लू लाइन तैयार की जा रही है और व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे और मापदंड भी इसके लिए तय होने वाले हैं। अभी देखिए 28 दिसंबर को हिंदू संगठनों की ओर से माफी चाहेंगे, ये 28 सितंबर को कुछ एक हिंदू संगठनों की ओर से कॉल दी गई है कि ये प्रदर्शन करने वाले हैं। 28 सितंबर को इनकी ओर से हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। जब ये सवाल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से किया गया तो उनका कहना था कि मामला कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। स्ट्रीट वेंडर को लेकर क्या नीति हो सकती है, कब से लागू करनी है और कब तक प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है, इस पर आज उन्होंने बैठक बुलाई थी और जानकारी ये भी दी गई है कि 30 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। यानी कि 30 दिसंबर तक कितने ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से दुकानें चला रहे हैं और बाहरी राज्यों से उसमें कितने लोग आए हैं, कहां इनके लिए व्यवस्था की जा सकती है, नीति लागू हो सके पूरी तरह से, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और कितना बदलाव अब हमें स्ट्रीट वेंडर्स में देखने के लिए मिलता है 30 दिसंबर के बाद, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। देखिए जो सांसद कंगना रनौत है, इन पर एक बड़ी टिप्पणी की गई है बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से। अभी हाल ही में कंगना रनौत की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया था जिसमें उनका कहना था कि हिमाचल सरकार बार बार इसलिए कर्जा ले रही है ताकि सोनिया गांधी का अकाउंट भरा जा सके। और इसी पर जगत सिंह नेगी का ये कहना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश को अपना सिर झुकाना पड़ रहा है पूरे देश के सामने, क्योंकि पूरा देश ये चर्चाएं कर रहा है कि कैसी सांसद जिताकर भेज दी है। हम लोग भी कहीं ना कहीं मूर्ख साबित हो रहे हैं, ये जगत सिंह नेगी का कहना था, जिन लोगों ने कंगना जैसी सांसद को जिताकर यहाँ से भेजा है। ऐसी बातें कोई अनपढ़ भी नहीं करता है जैसा कि कंगना रनौत कहती हैं। अपने पद का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, कम से कम पद की गरिमा का ध्यान रखें। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि पूरे हिमाचल प्रदेश की छवि पर उसका असर पड़ रहा है। बाकी राज्यों के लोग हिमाचल वासियों को कोस रहे हैं कि ये कैसी सांसद बनाकर भेजी गई है। ये आज जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जिन्होंने ऐसी सांसद को जिताकर संसद में भेजा है। हालांकि इससे पहले भी कई दफ़ा जगत सिंह नेगी ने ऐसे बयान दिए हैं और उस पर आपत्ति भी भाजपा नेताओं ने ठहराई है। आज फिर इनकी ओर से कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कंगना रनौत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जगत नेगी बरसे हैं। इनका कहना था कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के एक कार्यक्रम में पहुंच गए प्रधानमंत्री, जिसके बाद लोकतंत्र से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है और लोकतंत्र के लिए भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोकतंत्र से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें छिन्न भिन्न करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो तो वो इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे किसी कार्यक्रम में नहीं गया है, तो आखिरकार ये क्यों गए। दूसरी बात यानी कि दूसरी स्टेटमेंट मंत्री की से ये भी दी गई है कि जब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 देने की बात हुई या 1500 की राशि दी भी जा रही है तो भाजपा नेताओं ने इसे गलत ठहराया और तो और चुनावों के बीच जाकर ये इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी और फिर फॉर्म भरवाने का सिलसिला भी बंद करवाया। लेकिन हरियाणा में खुद भी भाजपा महिलाओं को पैसा देने पर
अनाउंसमेंट कर रही है। तो इन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस राजीव शगदर कल पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इन्हें शपथ दिलाएंगे और इसके बाद राज्य के नए चीफ जस्टिस अपना पदभार संभालेंगे। ये चीफ जस्टिस न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की जगह लेने वाले हैं। अगले कल ये कार्यक्रम की झलकियां भी बिल्कुल हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। संजौली कॉलेज में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। ये हम शिमला के संजौली कॉलेज यानी कि एक्सीलेंस कॉलेज की बात कर रहे हैं। एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा इसे दिया गया है। यहाँ SFI छात्र संगठन की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज सुबह 10 बजे के बाद ये छात्र वहां एकत्रित हो गए थे। ठीक 11 बजे पुलिस कर्मियों के साथ इन्होंने झड़प भी की, अंदर घुसने की कोशिश की और इनकी ओर से विरोध इस बात को लेकर दर्शाया जा रहा है कि कुछ एक छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निष्कासित किया है। इस निष्कासन को वापस लिया जाए। अगर निष्कासित छात्रों को लेकर फैसला नहीं लिया जाता है, पुनः विचार नहीं होता है उनके निष्कासन पर, तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी रणनीति तैयार करेंगे और बैरिकेड्स तोड़कर भी इन्हें अंदर तक घुसना पड़े तो ये घुसेंगे। हालांकि कॉलेज प्रशासन इनसे बेहद परेशान है और प्रिंसिपल की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है, जो कि संजौली कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, कि ये अपना फैसला वापस नहीं लेंगी। ऐसे छात्र जो अपनी मनमानी कर रहे थे, बार बार ऐसी गतिविधियों को, हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी मनमानी नहीं रुकी तो निष्कासित किया गया है। फिलहाल संजौली कॉलेज के टीचर्स खतरे के साए में जी रहे हैं। ये टीचर्स का कहना है, क्योंकि बार बार ये छात्र अंदर आते हैं, उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं, हाथ उठाने की भी कोशिश उन पर कर चुके हैं। इससे पहले विवाद एक बार नहीं कई बार संजौली कॉलेज में हो चुका है। SFI छात्रों ने अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि SFI से जुड़े जितने छात्र हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो जल्द से जल्द ये संजौली कॉलेज प्रशासन उन्हें वार्ता के लिए बुलाए। अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो इनसे बुरा फिर कोई नहीं होगा, एक तरह से उग्र प्रदर्शन करेंगे, इनका रौद्र रूप देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल देखिए, ये जो शैक्षणिक संस्थान हैं इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि वहां शिक्षा ग्रहण की जा सके छात्रों की ओर से, लेकिन जब ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है जहां टीचर छात्रों से डरकर रह रहे हैं या निष्कासित कर दिया गया है कुछ एक छात्रों को, विवाद ये पहली मर्तबा सामने नहीं आया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार संजौली कॉलेज में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध छात्रों की ओर से जताया जा रहा है और टीचर्स और छात्रों के बीच भी झड़प भरे मामले यहाँ सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे टीचर शिक्षा प्रदान करेंगे और कैसे ये छात्र भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर राजनीति ही करनी है, धरने प्रदर्शन ही करने हैं, तो शैक्षणिक संस्थानों का माहौल लाजमी सी बात है आने वाले समय में खराब होगा, ये हम जरूर कहेंगे। और ये जो छात्र मांग उठा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भी छात्र संगठन ये मांग उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे संभव है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिए जाए? जब इस तरह के विवाद सामने आएंगी, ऐसी झड़प होगी, पुलिस कर्मियों को भी ये नहीं बख्शेंगे, उनके साथ भी झड़प भरे मामले देखने के लिए मिलेंगे, तो लाजमी सी बात है ऐसा कोई निर्णय लेने से सरकार बचेगी। देखिए, सरकार ने सत्ता में आने के बाद, हालांकि 2 साल होने वाले हैं सरकार को सत्ता में आए हुए भी, सुक्खू सरकार को सत्ता में आए हुए 2 साल का समय लगभग अभी होने वाला है। फिलहाल शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पद पर तैनाती कर दी गई है। इसमें इंतजार हो रहा था कि कब तक ये आखिरकार शिक्षा परिषद का अध्यक्ष पद भरा जाएगा। इसमें आर्किटेक्चर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सरबजीत सिंह बहल को चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि परिषद में जिसे अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है, ये एक तरह से काफ़ी अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ भी माना जाता है। हालांकि ये जो शिक्षा परिषद का गठन किया गया था इसी वजह से हुआ था ताकि शैक्षणिक संस्थानों पर निगरानी रखी जा सके, शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। 5 साल के लिए इसमें एक व्यक्ति को अध्यक्ष की कमान दी जाती है। अब यहाँ डॉक्टर सरबजीत सिंह बहल को दी गई है और मान लीजिए अगर 5 सालों में कभी भी सरकार को ये लगता है कि सही से अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो उसे इस पद से हटाया भी जा सकता है। बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ बिजली बोर्ड कर्मचारियों की बैठक आज हुई है। दरअसल जो नए MD हैं
संदीप कुमार, इनके साथ कर्मचारी यूनियन ने बैठक की है और कुछ सुझाव भी दिए हैं अपनी ओर से कि कैसे बिजली बोर्ड को कमजोर वित्तीय स्थिति से उभारा जा सकता है, कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले किया जाना चाहिए और किस वजह से ऐसी स्थिति बनी। पूरा ब्यौरा इनकी ओर से आज दिया गया है। इस मौके पर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन काफी खुश भी नजर आई है, क्योंकि काफी दिनों से ये इंतजार कर रहे थे कि कब नए एमडी से इनकी मुलाकात हो और कब ये बैठक करके अपने सुझाव उन्हें दे सके। हालांकि मुख्य मुद्दा इन्होंने ओपीएस को लेकर ही अभी रखा है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल नहीं हो पाई है, जो कि एनपीएस के अंतर्गत आते थे, तो जल्द से जल्द ओपीएस बहाल की जाए। इस पर जो संदीप कुमार हैं, नए एमडी बिजली बोर्ड के, उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि इस मुद्दे को जल्दी ही सरकार के समक्ष रखेंगे और इनकी मांग पूर्ण हो। हालांकि मुख्यमंत्री सुखू 3 बार ये ऐलान कर चुके हैं, न जाने कितनी बार प्रेस नोट जारी किए गए कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस जारी होगी, लेकिन ये बात फिलहाल सच होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब जो नए एमडी आए हैं, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, इसके बाद कितनी ये बात सच हो पाती है देखेंगे, या कब पूर्ण रूप से मांग पूरी होगी बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। हालांकि इसके अलावा कुछ सुझाव इन्होंने ये भी दिए हैं कि जैसे 4 छोटी जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बिजली बोर्ड को कहा गया है, तो शीघ्र इसे शुरू किया जाए। सहायक लाइनमैन के पद पर पदोन्नति की जाए। कनिष्ठ अभियंता के खाली पड़े पदों को मात्र सबस्टेशन अटेंडेंट से पदोन्नत किया जाए। मंडी और रोडू विद्युत मंडल में टीमेट को एक मुश्त व्यवस्था कर पदोन्नत किया जाए। ये काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, कुछ मुख्य मांगे हमने गिनवाई है, क्योंकि इनका कहना है जब तक प्रमोशंस रुकी रहेंगी या जो खाली पद है वो नहीं भर दिए जाते हैं, तब तक ऐसी समस्याएं बिजली बोर्ड को देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ की कमी है, जिस वजह से कार्य भी सही से और उचित समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं और अतिरिक्त कार्यभार भी वहां कर्मचारियों पर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ओपीएस बहाली को लेकर है। अब नए एमडी इनकी मांग को किस तरह से देखते हैं और कितना जल्दी पूरा करते हैं, जैसा कि हमने कहा, आने वाला समय ही ये हमें बताने वाला है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में डॉक्टर विक्रम महाजन ने मंगलवार को, यानी कि आज के दिन, सचिव का पदभार संभाल लिया है और सचिव का पद संभालने के बाद इन्होंने कहा कि जो सरकार ने इन पर भरोसा किया है उस पर ये खरे उतरेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता अब लाई जाए। राज्य चयन आयोग में जो पहले धांधलियां हुई है उस पर अंकुश लगाया जा सके, आने वाले समय में वो गलतियां ना दोहराई जा सके और अब जल्दी ही रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे पोस्ट कोर्स को क्लियरेंस मिलती रहेगी वैसे वैसे रिजल्ट घोषित होंगे। हालांकि अधिकतर पोस्ट कोर्स को क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन रिजल्ट घोषित करने पर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और नई भर्तियों के सिलसिले में इन्होंने कहा कि आने वाले समय में पारदर्शिता लाई जाएगी, लेकिन वो पारदर्शिता लाने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब यहाँ राज्य चयन आयोग के पास भर्ती करवाने वाली एजेंसी होगी। अभी तक भर्ती एजेंसी है नहीं, लेकिन दावे इनकी ओर से जरूर किए जा रहे हैं। तो फिलहाल पूरी ईमानदारी के साथ ही अपना काम करने वाले हैं, क्योंकि नई जिम्मेदारी इन्हें सरकार ने दी है, ये बात इनकी ओर से कही गई है। और जैसा कि हमने कहा, सचिव पद पर इनकी ओर से कार्यभार संभाला गया है। डॉक्टर विक्रम महाजन हैं, ये दरअसल इससे पहले मत्स्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे और नई जिम्मेदारी अब सरकार ने इन्हें दे दी है। अभी जितने भी पद राज्य चयन आयोग में खाली चल रहे थे उन्हें भरने का काम जरूर सरकार की ओर से शुरू हो गया है। ये मानकर हम चल सकते हैं अब नई भर्तियों की शुरुआत जल्दी हो सकती है, लेकिन भर्ती एजेंसी कब हायर की जाएगी इस पर कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है। अध्यक्ष की, सचिव की इन नियुक्तियों को लेकर तो जरूर यहाँ जानकारी सामने आती है और शपथ ग्रहण फिर नहीं हो पाया है अगर हम यहाँ अध्यक्ष पद की भी बात करें। देखिए, कैबिनेट सब कमेटी की ओर से पिछले कल बैठक ली गई थी। ये हम बात कर रहे हैं वेटनरी असिस्टेंट्स को लेकर। ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट्स के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ था। पिछले कल मीटिंग हुई है, इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मौजूद थे। और फिलहाल पशुपालन विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो वेटनरी असिस्टेंट्स बच रहे हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर लाना है, उन्हें एक मुश्त राहत इसमें दी जाएगी और वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये मामला अगले बारी की कैबिनेट बैठक में लाया जाए। यानी कि नेक्स्ट टाइम जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन 66 के करीब वेटनरी असिस्टेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट पर लाना है। तो इसके लिए ये अपनी तरफ से एक फाइल तैयार कर ले। अभी टोटल 285 के करीब वेटनरी असिस्टेंट बताए जा रहे हैं ग्राम पंचायतों में, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर ला दिया गया है, लेकिन इसमें 66 के करीब बच रहे थे। अब इन्हें भी जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के आदेश जारी हो गए हैं कैबिनेट सब कमेटी की ओर से, लेकिन पहले मामला कैबिनेट में लाया जाएगा और वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये मामला लाने की बात हुई है कैबिनेट बैठक में।
फिलहाल पशुपालन विभाग को इस बारे में कमेटी की ओर से आदेश जारी हो चुके हैं। ये बड़ी बात है। अब वन टाइम सेटलमेंट अगली कैबिनेट में ही मिलती है या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैबिनेट का फिर वेट करना पड़ेगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि 285 के करीब ऐसे वेटनरी असिस्टेंट्स हैं ग्राम पंचायतों में जिन्हें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर लाया गया है, तो बचे कुछ गिने चुने उन्हें भी वन टाइम सेटलमेंट के तहत लाया जाएगा। ये बात कैबिनेट सब कमेटी मान चुकी है और आगे भी ऑर्डर्स इसकी ओर से जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत में सुधार हुआ है। पिछले कल ऑनलाइन मोड पर इन्होंने कुछ एक फाइल साइन की थी और आज फिजिकल फाइल्स इन्होंने मंगवाई थी साइन करने के लिए। ये फिलहाल सेक्रेटरी की ओर से ही जानकारी दी गई है। पेट दर्द की शिकायत इन्हें हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था और अपने सरकारी आवास ओक ओवर से ही इन दिनों ये फाइल्स साइन कर रहे हैं। देखिए, क्लास 4 के कर्मचारी बहुत पहले से एक मांग रख रहे हैं कि इनकी रिटायरमेंट एज 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाए और हाईकोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया था। ये सत्या देवी बनाम हिमाचल सरकार केस पर फैसला सुनाया था हाईकोर्ट ने, जिसके बाद अब सरकार ये तय कर रही थी कि क्यों ना इस फैसले को चुनौती देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। लेकिन इस बीच जब जांच की गई कि आखिरकार और कितनी याचिकाएं दायर की गई हैं कर्मचारियों की ओर से, तो विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर ये 500 याचिकाएं कर्मचारियों की ओर से दायर कर दी गई है। हालांकि 500 से भी अधिक इन याचिकाओं की संख्या है। अब यहाँ मामला उलझ गया है इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर सरकार खटखटाना चाहे तो इसमें कितना खर्च आ जाएगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन दायर करनी है सभी याचिकाओं पर, तो ये करोड़ों तक भी बजट जा सकता है। ये वकीलों की ओर से ही राय सरकार को दी गई है। अब इस पूरे मामले में विधि विभाग से राय ली जाएगी। ये सरकार ने तय किया है कि विधि विभाग से ये राय लेंगे और इसमें तय ये किया जा रहा है कि क्या लॉ पॉइंट पर एक ही केस में ये याचिका दायर की जा सकती है, यानी कि रिव्यू पिटीशन एक ही दायर हो सकती है, एक ही केस में ये सभी याचिकाएं निपट जाए, कि ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए अभी विधि विभाग की ओर से राय ली जाएगी। फिलहाल आने वाले समय में क्या होता है देखेंगे। ये हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर सरकार विचार कर रही है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जाने के चक्कर में है। लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि सत्या देवी बनाम हिमाचल केस के बाद यहाँ विभिन्न विभागों से 500 से ज़्यादा कर्मचारी सामने आए हैं जिन्होंने याचिका दायर कर दी है कोर्ट में और इसमें रिटायरमेंट एज 58 से 60 वर्ष करने की मांग इनकी ओर से उठाई गई है। अब हाईकोर्ट फैसला सुना चुका है कि रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए, 58 से 60 की जाए। लाजमी सी बात है, बाकी केसेस में भी यही फैसला लागू होगा। इसीलिए रिव्यू पिटीशन दायर करने की अब सरकार सोच रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, शानन प्रोजेक्ट पर एक बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल पंजाब सरकार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया है। हिमाचल सरकार की ओर से पिछले कल की सुनवाई में एक और आवेदन डाला गया है, जिसमें कि पंजाब सरकार की याचिका के आधार को रद्द करने का आवेदन इनकी ओर से हुआ है और ये भी हवाला वहां हिमाचल सरकार की ओर से किया गया है। यानी कि ये क्लेम हिमाचल सरकार ने किया है कि जो एरिया है शानन प्रोजेक्ट का वो उस टेरिटरी में नहीं आता है जो ट्रांसफर की गई है पंजाब की ओर से हिमाचल को। फिलहाल पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसमें लागू नहीं होगा इस क्षेत्र में। इसी एक्ट के आधार पर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के 131वें अनुच्छेद के तहत याचिका दायर की थी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पंजाब की इस याचिका के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल ने कहा कि यह विवाद इंटरस्टेट झगड़ा नहीं है। शानन बिजली प्रोजेक्ट का लीज एग्रीमेंट 1925 में मंडी के राजा और तब की केंद्र सरकार के बीच हुआ था। ये तर्क दिए गए हैं और यह लीज एग्रीमेंट 2 मार्च 2024 को पूरा हो चुका है। अब इसमें पंजाब सरकार को ही एक तरह से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खैर, ये दावा पहले भी हिमाचल सरकार की ओर से कर दिया गया था कि इस पूरे मामले में अपना हक वापस लेकर रहेगी हिमाचल सरकार। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।